नमस्कार दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि है नोजोड प्रोटियस के बारे में। अब ये जो प्रोटियस है ये है बॉवेल नोजोड, और ये बॉवेल नोजोड्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना चुके हैं। इसके इंडिकेशन क्या होता है इसके बारे में भी वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि प्रोटियस के क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन सी बीमारियां है जहां पे हमें प्रोटियस बहुत अच्छी तरह से काम करते हुए देखने को मिलती है, और साथ ही साथ वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां है जिससे क्लोजली रिलेटेड हमें ये दवा देखने को मिलती है। इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। आप सभी का पहले तो मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर विपुल कुमार, अमरावती, महाराष्ट्र से। और आज ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत कम यूट्यूब चैनल्स पे आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी देखने को नहीं मिलेंगी। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे प्रोटियस बैच नामक इस होम्योपैथिक नोजोड के बारे में जो कि है बॉवेल नोजोड। अब ये जो नोजोड है ये हमें बहुत ज्यादा केसेस के अंदर इंडिकेटेड देखने को नहीं मिलेगा, खासकर ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे सेंट्रल या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस, वो भी सडननेस के साथ में हमें देखने को नहीं मिलता। ऐसे केसेस में तो बिल्कुल ही ये दवा काम नहीं करती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जहां पे भी इस दवा का इस्तेमाल होता है वहां पे कुछ ना कुछ या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद में ही इस दवा का एक्शन हमें वहां होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये एक चीज, ये एक थीम आपको इस दवा की हमेशा ख्याल में रखना है, कभी भी किसी भी पेशेंट को ये दवा देने से पहले। बात कर लेते हैं इसके मानसिक लक्षणों के बारे में। तो मानसिक लक्षणों की यदि हम बात करें तो ब्रेन स्टॉर्म ये एक शब्द दिमाग में आता है, क्योंकि इतना ज्यादा सडननेस हमें नर्वस सिस्टम का देखने को मिलता है। ये इंटेलेक्चुअल नहीं, लिटरल लेवल पे हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा सडननेस हमें देखने को मिलेगा। गुस्सा यदि उसे आ जाता है, खासकर गुस्सा कब आता है ऐसे रोगी को, गुस्सा तब आता है जब उसकी बात को हमने अपोज कर दिया। थोड़ा सा भी बात मन के खिलाफ हुई, थोड़ी भी उसके मन के खिलाफ जाके हमने कुछ सजेस्ट किया तो एकदम से पारा चढ़ जाता है, और पारा इतना भयानक चढ़ता है कि हाथ में जो चीज होंगी वो चीज उठा के फेंक के मारता है रोगी। साथ ही साथ दरवाजे पे लाते मारेगा, किक करेगा, जोर जोर से चिल्लाएगा। खासकर बच्चों के अंदर भी हमें ये लक्षण देखने को मिलता है। बच्चे यदि पेरेंट कुछ चीज समझाने को जा रहे हैं और बच्चों के मन के खिलाफ हो रहा है तो बच्चा लेट जाएगा जमीन पे और जोर जोर से लाते मारेगा, चिल्लाएगा भी इतने जोर से कि 4 घर इधर और 4 घर उधर तक की आवाज जाएंगी। इतना ज्यादा वायलेंट नेचर, वायलेंट गुस्सा हमें रोगी के अंदर देखने को मिलता है। इस दवा के अंदर हमको इमोशनल हिस्टेरिया भी देखने को मिलता है, जो कि इग्नेशिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह का हिस्टेरिया हमें यहाँ देखने को मिलता है। खासकर बुखार के अंदर यदि बुखार बहुत ज्यादा आ जाता है तो अक्सर बुखार के साथ में झटके आना और साथ ही साथ गर्दन अकड़ जाना, सिर दर्द होना, इस तरह के लक्षण हमें रोगी के अंदर देखने को मिलता है। तो बुखार के अटैक के साथ में यदि इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो प्रोटियस का इस्तेमाल हम बखूबी कर सकते हैं। इसी के साथ में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हमें अफेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का अफेक्शन देखने को कैसे मिलेगा, तो स्पाजम्स हमें देखने को मिलता है, खासकर पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर। पेरिफेरल सर्कुलेशन यानी जो ब्लड की जो रक्त वाहिनियां होती है वो सिकुड़ सी जाती है, वहां पे हमको ब्लड फ्लो जो है पेरिफेरल टिश्यूज में वो कम होता हुआ देखने को मिलता है, और ये खास चीज हमको इस दवा के अंदर देखने को मिलता है। और इसीलिए ये दवा बहुत ज्यादा खास हो जाती है कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस के अंदर यूज होने के लिए। लक्षणों की यदि बात करें तो हमें डेड फिंगर्स देखने को मिलेंगे। फिंगर्स पूरे ठंडे हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बर्फ में हाथ डूबा गया है, इतने ज्यादा ठंडी उंगलियां हमें देखने को मिलती है, और बहुत ज्यादा अकड़ाहट हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ में बार बार चेस्ट पेन हमें रोगी के अंदर देखने को मिलता है। वो कहते हैं ना, बार बार माइल्ड हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज वहां पे सिकुड़ जा रही है, रह के कोरोनरी आर्टरीज सिकुड़ रही है। तो इस तरह के लक्षण हमें यदि रोगी के अंदर बार बार देखने को मिलते हैं तो प्रोटियस ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि ये पेरिफेरल जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसे सिकुड़ने का, जो ब्लड वेसल्स है ये सिकुड़ने का जो सिलसिला है, इसी की वजह से ये बहुत खास दवा हो जाती है कुछ विशिष्ट बीमारियों के अंदर। तो बीमारियां कौन सी है? सबसे पहले तो रेनॉल्ड्स डिसीज, जहां पे हमको
जो पैरों की और हाथ की नसें हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, वहां पे स्पाजम्स देखने को मिलते हैं और वहां पे सर्कुलेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हमें देखने को मिलता है। तो रेनॉल्ड्स डिजीज में बहुत अच्छी तरह से काम करती है प्रोटियस ये नोजोड। और साथ ही साथ मीनियर्स डिजीज में क्या होता है, जो हमारे ब्रेन को सर्कुलेट करने वाली जो रक्त वाहिनियां होती है उनके अंदर हमें स्पाजम्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बार बार चक्कर के अटैक हमें आता हुआ देखने को मिलता है। तो रेनॉल्ड्स डिजीज और मीनियर्स डिजीज ये स्पेसिफिकली दो डिजीज के अंदर बहुत ही उम्दा तरह से काम करता है ये नोजोड हमारा प्रोटियस। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप से यदि अफेक्ट हो रहा है तो इस दवा का कोई रोल हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यदि गड़बड़ी हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमें डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इस दवा से अच्छी कोई दूसरी दवा वहां पे असर नहीं करेंगी। बहरहाल बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमको अल्सर्स बनते हुए, गैस्ट्रिक अल्सर्स बनते हुए अक्सर देखने को मिलते हैं। ड्यूडिनल अल्सर्स भी यहाँ पे हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बनेंगे। खान पान में गड़बड़ी हुई, गैसेस हुए, एसिडिटी बढ़ी, उसके बाद में अल्सर बने, इस तरह का पिक्चर हमें इस दवा के अंदर देखने को नहीं मिलती है। प्रोड्रोमल सिम्टम्स यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ये होता क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, हम आप बहुत चिंता कर रहे हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरह से अफेक्ट हो गया है। उस वजह से नर्व एंडिंग्स के अंदर गड़बड़ी आने की वजह से अल्सर यदि हमें देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें इस दवा का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स जो रहेंगे, जो पहली बार अल्सर का भी पेशेंट आएगा तो ये एसिडिटी वगैरह जैसे लक्षण लेके कभी नहीं आएगा प्रोटियस का। वो आएगा सीधा सीधा खून की उल्टी हो रही है या लैट्रिन में खून जा रहा है, काली स्टूल हो रही है, काले रंग की लैट्रिन हो रही है, और फिर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि पेट में अल्सर है। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। एसिडिटी हो रही, गैसेस हो रहे हैं और बाकी गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस है, ये प्रेजेंटेशन हमें प्रोटियस के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी होम्योपैथिक दवाई है जिसके साथ में ये क्लोजली रिलेटेड है। मेंटल लेवल पे हमने देखा है इग्नेशिया से थोड़ी बहुत हमें रिलेटेड देखने को मिलती है, क्योंकि इमोशनल हिस्टेरिया बहुत होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हमें पेशेंट होता हुआ देखने को मिलता है। उसी तरह ये बहुत अच्छी तरह से रिलेटेड होती है नैट्रम मूर से। नैट्रम मूर ये दवा होती है सोडियम क्लोराइड, यानी हमारे टेबल सॉल्ट से बनी हुई दवा होती है। और इस दवा में हमने देखा है कि क्लोराइड मेटाबॉलिज्म जब भी गड़बड़ हो जाता है किसी का, तब स्टूल के अंदर हमें प्रोटियस बैसिलस ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए नैट्रम मूर के साथ में ये दवा बहुत ही ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ में जैसा कि हमने बताया पेरिफेरल सर्कुलेशन, इसके अंदर स्पाज्म होगा और इसी वजह से क्रैम्प्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्रैम्प्स ठीक जिस तरह से क्यूप्रम मेट के अंदर हमें क्रैम्प देखने को मिलता है, क्यूप्रम मेटालिकम के अंदर, उसी तरह के क्रैम्प्स हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलते हैं, प्रोटियस के अंदर देखने को मिलते हैं। इसलिए क्यूप्रम मेट के साथ में भी ये क्लोजली रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। ठीक इसी तरह हमें एंजियोन्यूरोटिक इडिमा रोगी के अंदर देखने को मिलता है, जो कि एपिस मेल नामक जो दवा आती है एपिस मेलिफिका, उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ठीक उसी तरह का इडिमा हमें इस दवा के अंदर भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इस दवा के अंदर प्रूविंग में हमने देखा है कि म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन यानी होठ और ये जो बॉर्डर्स होते हैं वहां पे हर्पीज जैसे इरप्शन से भी आ जाते हैं। तो ऐसे लक्षणों के अंदर भी इस दवा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ ये दवा के अंदर हमें बहुत ज्यादा मार्क सेंसिटिविटी देखने को मिलती है अल्ट्रा वायलेट रेस के अंदर, यानी कड़क धूप के अंदर कई बार अल्ट्रा वायलेट रेस हमको टच कर जाती है, और उस रेस की वजह से यदि हमको कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वहां पे प्रोटियस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं उस दिक्कत को ओवरकम करने के लिए। तो ये थे सारे लक्षण जो हमें प्रोटियस नामक इस नोजोड के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये बॉवेल नोजोड है, न्यूअर एज मेडिसिन है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। मिक्स जब सिम्टम्स हो, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे नैट्रोमोर देना है या क्यूप्रोमेट देना है या एपिस देना है, तब ऐसे सिचुएशन में हम प्रोटियस नाम की ये दवा यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका डिस्कशन खत्म करने के पहले एक इंटरेस्टिंग वाक्य जो इनके प्रूवर्स ने हमें हमारे साथ शेयर किया वो बताता हूँ कि जब वॉर हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में, वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब वॉर के बाद में जब लोगों की स्टूल देखी गई थी तो लोगों के स्टूल में इस बैसिलस का, इस बैक्टीरिया का प्रमाण हमें ज़्यादा देखने को मिला था। और इसीलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब नर्व्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाती है और वहाँ पे
उस वजह से यदि गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होता है तो हमें ये बैक्टीरिया स्टूल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका ये कंक्लूजन हमारे प्रूवर ने दिया था। तो ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उस वजह से यदि कुछ गड़बड़ हो रही है तो वहाँ पे भी इस दवा को हमें नहीं भूलना है। तो ये सारे लक्षण हमें इस दवा के देखने को मिलते हैं। अब इसे लेने का तरीका कैसा है, तो इसे मोस्टली 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह शाम दिया जा सकता है। कंटिन्यूसली 1-1.5 महीने तक देने के बाद में फॉलोअप लेके आगे का कोर्स और गाइडेंस हम डिसाइड कर सकते हैं अंडर एबल गाइडेंस ऑफ योर एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक डॉक्टर। कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के एक्सपीरियंस से, उसके मार्गदर्शन के अंदर ही हमें इस दवा का सेवन करना चाहिए। न्यू एज मेडिसिन है, ज़रूर ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल रहे तो इस दवा का इस्तेमाल करें, और आपको क्या रिजल्ट मिले मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। मिलता है अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।